हेलो दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 जो आपका 28 अप्रैल तक चलने वाला है। जिन भाई का एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है, आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देख करके जाइए। यहाँ से निश्चित प्रश्न आपको फंसने वाला है। काफ़ी डीप और काफ़ी सटीक और सबसे आसान सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, किस मुगल सम्राट के बारे में ओवन सिडनी ने कहा है कि वह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बहादुर शाह प्रथम। किसने कहा था? बहादुर शाह प्रथम। लेकिन मैं आपको मुगल काल का जब भी बात हो तो मैं कुछ और प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मुगल का अर्थ होता है बहादुर। क्या होता है? बहादुर। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, एक वंश था मंगोल वंश। क्या था? जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोग याद रखिए। एक मंगोल वंश था और एक वंश था तुर्की वंश। कौन था? तुर्की वंश। मंगोल वंश के तरफ से एक लड़का का जन्म हुआ, एक बेटी का जन्म हुआ। एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम था कुतुब मीनार खानम। क्या नाम था? कुतुब मीनार खानम। और ये तुर्की वंश के तरफ से एक लड़का का जन्म हुआ, उमर शेख मिर्ज़ा। किसका? उमर शेख मिर्ज़ा का जन्म हुआ। और ये दोनों का विवाह हो गया। जब इन दोनों का विवाह हुआ तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को किसका जन्म हुआ? बाबर का जन्म हुआ। तो बाबर का बचपन का नाम पूछे क्या था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। और यही बाबर है जिन्होंने भारत में मुगल वंश का स्थापना किया था। तो आप लोग इतना बात याद रख लीजिएगा। ये बाबर का कुछ बेसिक बात था जो मैं आपको बताया। बाबर का बचपन का नाम पूछे तो आपको बताना है जहीरुद्दीन। क्या बताना है? जहीरुद्दीन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लेकिन कुछ और भी देख लीजिए। फर्रुखसियर, मुगल बादशाह में एक बादशाह था फर्रुखसियर बेग, जिसको हम लोग घृणित कायर कहते हैं। क्या कहते हैं? घृणित कायर। मोहम्मद शाह को हम लोग रंगीला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रंगीला के नाम से जानते हैं। और जबकि जहांदार शाह को हम लोग लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, किस मुगल शासक के समय में राजकाज में लाल कुंवरी नामक गणितिका अति प्रभावशाली थी? देखिए दोस्तों, इसका कुछ मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। जहांदार शाह, दोस्तों मैं जहांदार शाह को कहा जाता है लंपट मूर्ख। क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख। इसको जो था प्रेम हो गया था लाल कुंवर नाम की एक वैश्या से। ये लाल कुंवरी जो थी, कौन थी? एक वैश्या थी। और जो ये बात बोलती थी वही काम ये करता था। एक दिन क्या हुआ कि जहांदार शाह का दरबार लगा और जहांदार शाह को जाना था दरबार में, अपना दरबार में जाना था फैसला करने के लिए। लेकिन लाल कुंवर बोली कि मैं चाहता हूँ प्रिय कि आप आज अब दरबार में जाइए और आप दरबार में आज नंगा जाइए। क्या जाइए? नंगा जाइए। तो जहांदार शाह क्या और मुगल दरबार में जाकर के बिल्कुल वस्त्रहीन नंगा चला गया। अब समझिए, ये नंगा ही घूमता था जहांदार शाह। और जब पब्लिक ने जब हो हल्ला उठाया तो फिर से ये लाल कुंवर के घर में घुसी और बोला कि पब्लिक हमको देख करके ऐसा बात बोल रहा है। फिर कहा लाल कुंवर नाम की वैश्या ये बोली कि दिक्कत किस बात का है, आप मेरा कपड़ा पहन लीजिए। तो उन्होंने अपनी प्रेमिका यानी कि उस वैश्या का कपड़ा पहन करके फिर से दरबार में जाकर के बैठाई। ये कभी कभी महिलाओं के कपड़ा भी पहनकर दरबार में आ जाया करता था जहांदार शाह। इसलिए इसको हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? लंपट मूर्ख कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगता होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। बहुत जल्द दोस्तों आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड आने वाला है। बहुत खुशखबरी की बात है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि पूछ रहा है किस मुगल बादशाह ने दिया था? तो आपको याद रखना है अकबर सेकेंड। क्या याद रखना है? अकबर सेकेंड ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, जब भी राजा राम मोहन राय का बात होगा तो आप कुछ क्वेश्चन याद रख लीजिए। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना किया था।
अच्छा, राजा राम मोहन राय को पूछेगा कि राजा का उपाधि किसने दिया था, तो यही व्यक्ति दिया था, अकबर सेकेंड यानी अकबर द्वितीय ने दिया था। अगर पूछे कि राजा राम मोहन राय को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग युगदूत का उपाधि, क्या कहते हैं, युगदूत का उपाधि। युगदूत का उपाधि किसको कहते हैं, राजा राम मोहन राय को कहते हैं। और हम लोग भारत में पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं, और इसका नाम है राजा राम मोहन राय को हम लोग बंगाल में पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं। राजा राम मोहन राय को हम लोग पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहते हैं, और राजा राम मोहन राय को हम लोग अतीत और भविष्य के मध्य सेतु भी कहा जाता है, और आधुनिक भारत का निर्माण करता भी राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। दोस्तों, इन सारे प्रश्न आप कॉपी में लिख लीजिए, इन सारे प्रश्न भी आई है जो आज तक पूछा गया है। तो भैया इतना सारा नाम से किसी एक आदमी को जाना जाता है, किसको जाना जाता है, राजा राम मोहन राय ने। दोस्तों, राजा राम मोहन राय वही व्यक्ति है जिन्होंने 1829 ईस्वी में क्या किया था, विधवा पुनर्नियम अधिनियम पर बैन को हटाया था। चलिए आगे आएगा प्रश्न तो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासनकाल में आक्रमण किया था। तो मैं आपको थोड़ा सा नादिर शाह के बारे में बताता हूँ। तो नादिर शाह भैया ये कहाँ का था, तो ये था ईरान का था। कहाँ का था, इराक ईरान का था। इसलिए हम लोग नादिर शाह को हम लोग क्या कहते हैं, ईरान का नेपोलियन। ईरान का नेपोलियन किसको कहते हैं, नादिर शाह को कहते हैं। जबकि भारत का नेपोलियन पूछेगा किसको कहते हैं, तो हम लोग समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसको कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं। और नादिर शाह के बारे में क्या याद रख लीजिएगा, इनका जन्म 1688 ईस्वी में हुआ। कब हुआ इनका जन्म, 1688 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था पूछेगा तो बताना है, खुरासान में हुआ था। कहाँ हुआ था, खुरासान में हुआ था। और 1736 ईस्वी में यह ईरान का शासक बना। ईरान का शासक ये कब बना, 1736 ईस्वी में बना। और नादिर शाह से क्या क्वेश्चन याद रख सकते हैं, इन्होंने भारत यानी दिल्ली पर 57 दिन तक कब्जा किया था। पूछेगा कि नादिर शाह ने दिल्ली पर कितना दिन तक कब्जा करके रखा था, तो ये 57 दिन तक कब्जा करके रखा था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। इसके समय में, नादिर शाह के समय में जो मुग़ल बादशाह था, इसका नाम आप याद रख लीजिएगा, कौन था, मोहम्मद शाह, जिसको हम लोग रंगीला कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। आप लोग ये सब प्रश्न को आप लोग घोर के पी जाइए, जैसे मैं याद रखता हूँ वैसे आप भी याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर आप ITIHASKI दुनिया 99 लिख करके आप वहाँ पर सर्च कीजिए, और सर्च करने के बाद में PDF को प्राप्त कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 5वां नंबर का प्रश्न है, जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था। तो दोस्तों, जय सिंह, सवई राजा जय सिंह का जो संबंध है वो कहाँ से है, वो राजस्थान से है। और इसको जो है जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दिया था, तो जहांदार शाह यानी कि लंपट मूर्ख ने दिया था। और जयपुर में क्या है, जयपुर में दोस्तों है हवा महल। आप ये भी बात याद रख लीजिए, क्या है, हवा महल है। और क्या है, जोधाबाई पैलेस भी पूछेगा कहाँ है, तो ये सब भी राजस्थान में है। और जयपुर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में ही तो पड़ता है। इसलिए हम लोग दोस्तों राजस्थान को हम लोग कहते हैं, अजमेर को हम लोग कहते हैं राजस्थान का हृदय। अजमेर को हम लोग क्या कहते हैं, राजस्थान का हृदय कहते हैं। अगर पूछेगा कि रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है, तो आपको बताना है ऊँट को कहा जाता है। क्योंकि क्या कहते हैं, ये वाला जो इधर का जो क्षेत्र है राजस्थान वाला, वहाँ क्या होता है, वहाँ एनी टाइम बालू रहता है। तो बालू पे जो है ऊँट बढ़िया चलता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो आप इतना सारा बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए, बहादुर शाह, यह बहादुर शाह प्रथम है। औरंगजेब, इन सब के बारे में मैं आपको पहले बताया था, फिर भी मैं आपको क्रम से एक बार मैं आपको बता देता हूँ।
सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, सबसे पहला राजा मुगल वंश का पूछे तो आपको याद रखना है बाबर। क्या रखना है? बाबर। बाबर का 4 बेटा था, कौन था? सबसे बड़का बेटा था हुमायूं। कौन था? हुमायूं। हुमायूं का 4 बेटा था, कमरान, अस्करी, हिंदाल, हुमायूं। बाबर के बाद जो गद्दी पर बैठा वो हुमायूं बैठा। हुमायूं को एक बेटा हुआ जिसका नाम था अकबर, जिसको हम लोग जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जानते हैं। अकबर को एक बेटा था जिसका नाम था जहांगीर, और जहांगीर का बेटा का नाम था शाहजहां। क्या नाम था? शाहजहां। और शाहजहां का बेटा का नाम था औरंगजेब। औरंगजेब का था परवेज, खुसरो। ये सब किसका बेटा था? ये औरंगजेब का ही बेटा था। तो जनरली आपको औरंगजेब तक कम से कम याद रखना है। मोहम्मद शाह से उसको हम रंगीला कहते हैं, अंतिम मुगल बादशाह, ये सब मैं जितना पूछा जाता है वो सब मैं आपको ज़रूर बताता हूँ, लेकिन यहाँ से प्रश्न आपको आ जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपने समझ गया होगा कि हवा महल कहाँ है, तो हवा महल है भैया जयपुर में है। अगर पूछेगा कि हवा महल में कितने बिल्डिंग है, तो आपको बताना है कि हवा महल में टोटल 5 बिल्डिंग है। कितना बिल्डिंग है? 5 बिल्डिंग है। पूछेगा कि पांचों बिल्डिंग का नाम आप लोग फटाफट दोस्तों कमेंट में कीजिए, देखते हैं आप लोगों का तैयारी कितना अच्छा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किसके मत अनुसार मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक अध्यक्षता था? किसके अनुसार पूछ रहा है कि मुगल साम्राज्य का जो पतन हो गया, अंत हो गया, सैनिक अध्यक्षता था, सैनिक के कारण हो गया था। वो कौन व्यक्ति कौन था? विलियम आर्विन। कौन था? विलियम आर्विन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट हो जाएगा, सर जादूनाथ सरकार। ये भी एक इतिहासकार है, तो इसका तो छोड़िए, इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत कौन सा पुत्र सिंहासन रूढ़ हुआ? मतलब सिंहासन यानी गद्दी पर बैठा औरंगजेब की मृत्यु के बाद, तो वो कौन बैठा? मुअज्जम शाह बैठा। कौन बैठा? मुअज्जम शाह बैठा। और बैठने के बाद अपना नाम क्या रख लिया? बहादुर शाह प्रथम। क्या रख लिया? बहादुर शाह प्रथम के नाम से ये गद्दी पर बैठा। और औरंगजेब किसका पुत्र था? तो औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। औरंगजेब को हम लोग जिंदा पीर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंदा पीर भी कहते हैं। और औरंगजेब से क्या याद रख लीजिएगा, इसको हम लोग, औरंगजेब का अगर पूरा नाम पूछे तो आपको बताना है कि अबुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मुजफ्फर अब्दुल बादशाह बहादुर गाजी। पूछेगा ये किसका नाम है, तो ये इतना बड़ा नाम किसका है, तो ये सब नाम किसका है, तो औरंगजेब का है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और औरंगजेब का मृत्यु दोस्तों कब होता है? 1707 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1707 ईस्वी में होता है। इसको कहाँ दफनाया जाता है? इसको दफनाया जाता है महाराष्ट्र के खुलदाबाद में। कहाँ दफनाया जाता है? महाराष्ट्र के खुलदाबाद में एक सूफी संत के बगल में इसका मकबरा है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, 1773 ईस्वी में जिस मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्र संबंधित ज्ञान से संबंधित है के लेखक है, वो कौन है? तो आपको बताना है कि वो कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सवाई राजा जयसिंह। जयपुर का जो स्थापना किया था, जयपुर का नाम जयपुर क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ का राजा कौन था? जयसिंह था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? जयसिंह पड़ गया। और क्या हुआ कि जयसिंह, हाँ, और हम लोग जयपुर को किस नाम से जानते हैं? पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक पूछ रहा है कि कौन था। ऑप्शन एक में है चिनकलिज खां, ऑप्शन बी में है मोहम्मद अमीना खां, ऑप्शन कमरुद्दीन खां, ऑप्शन डी असद खां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिनकलिज खां इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चिनकलिज खां। और दोस्तों आपको चिनकलिज खां से आप लोग जरूर कुछ क्वेश्चन को याद कर लीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ आखिर कौन सा क्वेश्चन है चिनकलिज खां से जो बार बार पूछा जाता है। चिनकलिज खां, इसे निजाम उल मुल्क की उपाधि दी गया था। इसको कौन सा उपाधि दिया गया था? निजाम उल मुल्क की उपाधि को दिया गया था। आप इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत के पश्चिमी तट के निम्न में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी?
पश्चिमी तट पर पूछ रहा है, इंडिया में कौन सा जगह था जहाँ पर इंग्लिश फैक्ट्री था? वो कहाँ था? कोचीन में था कि तेलीचेरी में था, कन्नूर में था कि कालीकट में था, कहाँ पर था? तो ये राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन, इसका क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, तेलीचेरी हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न कौन था? भारत के पश्चिमी तट में निम्न में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री खोला गया था? तो तेलीचेरी, ये बता दिए हैं। अगला प्रश्न है, रिजविक संधि जो 1657 के पश्चात पांडिचेरी वापस किसको मिला था? तो दोस्तों वो मिला था फ्रांसीसियों को मिला था, इसलिए इसका ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, फ्रांसीसियों को मिला था। अच्छा, फ्रांसीसी जो था भारत में पहला व्यक्ति था जिन्होंने अपने बलबूते पर वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों को हराया था। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। और ये हो गया। और डच के पूछेगा किसका व्यापार करता था? तो डच जो था वो सूती वस्त्र का व्यापार करता था। किसका करता था? सूती वस्त्र का व्यापार करता था। और डेनिश भी भारत में आया था। इन्होंने अपना सारा प्रॉपर्टी ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच करके चला गया था। तो आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वह अंग्रेज यात्री जो तुर्की तथा फारसी भाषा का विद्वान था, उसका क्या नाम था? तो उस अंग्रेज यात्री का दोस्तों क्या नाम था? वो नाम था कैप्टन हॉकिंस। कौन था? कैप्टन हॉकिंस। वैसे तो कैप्टन हॉकिंस के साथ में कौन कौन आया था? ये भी आया था, सर थॉमस मुनरो भी आया था। और उस समय इंग्लैंड का राजा कौन था? जेम्स प्रथम। कौन था? जेम्स प्रथम की आज्ञा से ये आया था। लेकिन ये जो था तुर्की और फारसी भाषा में बहुत अच्छा से बात कर लेता था। और ये कैप्टन हॉकिंस पूछ लेता है कि किस मुगल शासक के दरबार में ये पहुंचा था। इसको आना था अकबर के दरबार में, लेकिन तब तक अकबर टपक चुका था। तो उसका बेटा जहांगीर का कार्यकाल चल रहा था। तो ये जहांगीर के समय में ये भारत पहुंचा और जहांगीर के बीबी के लिए ढेर सारा उपहार लाया। और खुश होकर के जहांगीर ने इनको क्या कर दिया? फैक्ट्री खोलने का अनुमति भारत में दे दिया। तो भारत में पहला अंग्रेज आने वाला कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस। इसका ऑप्शन एक क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेजों को किस सूबेदार ने प्रदान की थी? अब देखिए भैया, कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेजों को किस सूबेदार ने प्रदान किया था? वो क्या था? अजीम उस्सान। किसने किया था? अजीम उस्सान। अगर आपको याद है तो मैं आपको कुछ बात आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों अजीम उस्सान वही व्यक्ति है। हम लोग जानते हैं कि पटना का टोटल कितना नाम है? पटना का टोटल 4 नाम है। कितना नाम है? पटना, एगो नाम तो पटना है ये है, और कौन है? पाटलिपुत्र है, और पाटलिपुत्र है, और क्या है? कुसुमपुर है, और क्या है? अजीमाबाद है। तो यही अजीम मुस्सान के नाम पर पटना का नाम क्या पड़ गया था? अजीमा बात पड़ गया था। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। किस राज्य को हम लोग 4 नाम से जानते हैं? तो हम लोग बिहार को जानते हैं, और इस मुगल बादशाह के नाम पर ही था। और अजीम उस्सान, जहाँ तक बात हो अजीम उस्सान का, तो मैं आपको और भी बात बताता हूँ इससे कुछ। सिराजुद्दौला के कार्यकाल में 23 जून, कब? 23 जून 1757 ईस्वी में क्या हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी में क्या हुआ था? पलासी का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? पलासी का युद्ध हुआ था। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है काफ़ी डीप में कि पलासी कहाँ पड़ता है, तो आपको बताना है कलकत्ता में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कलकत्ता में पड़ता है। कलकत्ता में भी पूछे कहाँ पड़ता है, तो आपको बताना है दुर्नदिया जिला में। कहाँ? दुर्नदिया जिला में। नदी पूछेगा तो भागीरथी नदी के तट पर युद्ध हुआ था। और सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में संघर्ष हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? सिराजुद्दौला मारा जाता है। उसके बाद में अगला नवाब कौन बनता है? इसका दामाद मीर कासिम बनता है। तो आप ये सब बात याद रख लीजिएगा। और अलीवर्दी खान ने क्या किया था? 1740 में स्वतंत्र बंगाल का स्थापना किया था। और इसी अलीवर्दी खान का जो था दोस्तों, एको गो बेटा नहीं था, इसको 3 गो बेटी था। एगो को शादी किया था ढाका में, जिसका नाम था घसीटी बेगम। एगो का शादी किया था पटना में, जो उसका बहन का बेटा जो हो गया घसीटी बेगम का,
तो उसका क्या नाम था, उसका नाम था सिराजो दौला। और एगो को करवाया था पूर्णिया में, जिसका नाम क्या था, शौकत जंग नाम था। तो आप ये बात याद रख लीजिएगा। और सिराजो दौला इस युद्ध में, प्लासी का युद्ध में क्या हुआ था, ये हार गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की नीति लागू की थी। किस पुर्तगाली गवर्नर ने कह रहा है कि शांत जल का नीति को लागू किया था। तो आपको देखिए, आप लोगों को बताया होगा कि पुर्तगाली का आगमन में आपको बताया होगा कि पुर्तगाली से वास्को डी गामा आया था, और उसके बाद में भी 3 लोग आया था। आप एक ट्रिक याद रख लीजिएगा, फैन। क्या याद रख लीजिएगा, फैन। एफ से याद रख लीजिएगा फ्रांसिस अल्मीड़ा। क्या याद रख लेना है, फ्रांसिस अल्मीड़ा। ये अल्मीड़ा जो है ना, इसी का पूरा नाम है फ्रांसिस अल्मीड़ा। और ए से याद रख लेना है अबू बकर। क्या रखना है, अबू कर्क लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, अबू बकर कहीं अबू कर्क लिखा हुआ रहता है, तो ए से ये हो गया। और एन से याद रख लेना है नीनो डी कुन्हा। ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब मैंने आपको बताया था कि ये ट्रिक से आपको वास्को डी गामा के बाद में जितना 3 गो पुर्तगाली आया था, ये तीनों का नाम आप याद रख सकते हैं। और जब भी बात पुर्तगाली का हो तो आप कुछ क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा है। चलिए क्वेश्चन क्या है, देखिए, किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की नीति को लागू किया था। तो वो किसने किया था, नीनो डी कुन्हा ने किया था। शांत जल का जब पूछेगा, शांत जल का पूछेगा तो ये बताना है। जब पूछेगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी का किसने किया था, तब आपको बताना है अबू बकर। क्या बताना है, अबू बकर बताना है। चलिए, और अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुर्तगाली जो आया था भारत में, पुर्तगाली का क्या क्या सब चीज़ देन है। तो दोस्तों, पुर्तगाली का भारत में आज जो हम लोग काजू देख रहे हैं, काजू हो गया, और उसके बाद में मक्का हो गया, और उसके बाद में तंबाकू हो गया, और उसके बाद में प्रिंटिंग प्रेस हो गया, और उसके बाद में जापान से व्यापार हो गया। ये सब किसका देन है, ये सब जो है जापान का ही देन है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सब चीज़ हमको कौन दिया, ये सब पुर्तगाल ही दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र वस्तु कौन थी। तो दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र जो बस्ती थी वो कौन था, सेंट टोमे था। कौन था, सेंट टोमे था। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में कौन पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण योगदान था। मैंने आपको बताया पुर्तगाली जो भारत में आया था, क्या सब लेके आया था, प्रिंटिंग प्रेस लेकर अबे किया था, तंबाकू का खेती करबे किया था, जलियान जलियान लेकर के अबे किया था, काजू, और भी मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, काजू, ये सब किसका देन है, पुर्तगाली का देन है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रंडे के नाम से जाना जाता था। तो वो जाना जाता था चटगांव बंदरगाह। कौन जाना जाता है, था चटगांव बंदरगाह। दोस्तों, ये चटगांव बंदरगाह का कहानी मैं आपको बताता हूँ। अगर पूछेगा अगर आपसे क्वेश्चन कि इस चटगांव बंदरगाह को किसने लूटा था, तो आपको बताना है सूर्यसेन ने। किसने लूटा था, क्रांतिकारी सूर्यसेन ने लूटा था चटगांव बंदरगाह को। और यहाँ से लूटने के बाद में सूर्यसेन पकड़ा जाता है। इसके बाद में इसको काफ़ी टॉर्चर करता है, काफ़ी इसका मतलब इसके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार किया जाता है। कहा जाता है कि सूर्यसेन को तब फांसी दिया गया जब वो बेहोश था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो हम सब जानते हैं, ये तो बच्चा वाला प्रश्न आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहले आप स्थापना बताइए कब हुआ था। तो ये हुआ था 1600 ईस्वी में हुआ था।
ये कहाँ हुआ था, इसका पहला फैक्ट्री तो हुआ था सूरत। कहाँ हुआ था, सूरत में हुआ था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए 18वां नंबर का प्रश्न भी आपसे हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं 19वें नंबर के प्रश्न की ओर। क्वेश्चन कहता है, कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी। कोरोमंडल बंदरगाह से डच के द्वारा जो प्रमुख वस्तु था वो कौन था। हम लोग जानते हैं कि जो डच जो था दोस्तों, वो नीदरलैंड या हॉलैंड का व्यापारी था। कहाँ का था, ये डच जो था नीदरलैंड, नीदरलैंड जिसको आज हम लोग हॉलैंड के नाम से जानते हैं, यहाँ का ही लोग को हम लोग क्या कहते थे, डच कहते थे। और डच का जो है भारत में आगमन कब हुआ था, ये हुआ था 1905 ईस्वी में। हम सब जानते हैं 1905 में बंग आंदोलन और क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था ना 1905 ईस्वी में। तो आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, डच का पूछेगा कि ये तो भारत में आगमन हुआ, अगर पूछेगा डच का बंगाल में आगमन कब हुआ, तो बंगाल में इसका आगमन दोस्तों 1627 ईस्वी में हुआ, बंगाल में। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, डच जो था यहाँ, ये छोटा देश था, उतना बड़का क्षेत्र को ये कब्जा नहीं कर पाता। इसी बीच में डच और अंग्रेज के बीच में एक युद्ध होता है। इस युद्ध को नाम हम देते हैं बेदरा का युद्ध। क्या नाम देते हैं, बेदरा का युद्ध। दोस्तों इस बेदरा का युद्ध में गजब हो गया। क्या हो गया कि इसमें जो है अंग्रेज जीत गया। कौन जीत गया, अंग्रेज जीत गया और ये हार गया। तो अब जब हार गया तो इसके बाद में क्या हुआ कि इसके साथ संधि किया गया। चलिए आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। वो किया था मराठा साम्राज्य ने। किसने किया था, मराठा साम्राज्य ने। पूछेगा कि इसका स्थापना किसने किया था, तो आपको बताना है कि मराठा वंश का स्थापना किसने किया था। मराठा साम्राज्य का स्थापना किसने किया था, तो शंभू और राजे भोसले ने किया था। किसने किया था, आप ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, मराठा साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, वो था शिवाजी। कौन था, वीर शिवाजी महाराज था। और शिवाजी महाराज का पुत्र का नाम क्या था, इसका पुत्र का नाम था, शिवाजी महाराज का पुत्र का नाम क्या था, इसका पुत्र का नाम था अभी हाल ही में में जो है इलाहाबाद का नाम को चेंज कर करके इसी के नाम संभाजी महाराज। क्या नाम है, संभाजी महाराज। इसका पुत्र का नाम क्या था, संभाजी महाराज नाम है। और ये भी काफ़ी बहादुरी से अंग्रेज़ों के सामने लड़ा। अंग्रेज कहते हैं काफ़ी बहादुरी से अंग्रेज़ों से लड़ा संभाजी महाराज। और संभाजी महाराज एक ऐसा व्यक्ति था, काफ़ी दिलदार व्यक्ति था। कहा जाता है इसके बारे में, एक कमेंट है, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का लाला था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। शिवाजी से भी काफ़ी महत्वपूर्ण शक्तिशाली योद्धा कौन था, संभाजी महाराज था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 21वां नंबर का है, मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापारी की सबसे प्रमुख वस्तु क्या थी। चलिए मैं इस पर आपको मैं थोड़ा सा आपको विश्लेषण करके मैं आपको बताता हूँ। जो मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापारी की सबसे जो प्रमुख वस्तु था वो कौन सा था, तो 3 चीज़ का यहाँ पर व्यापार होता था। एक मसाला का होता था, और दूसरा होता था सूती वस्त्र का। किसका होता था, सूती वस्त्र का होता था। और होता था रत्न और आभूषण का, रत्न बोले या आभूषण बोले, उसका होता था। जो मसाला का व्यापार जो होता था दोस्तों, वो गुजराती लोग करता था। कौन करता था, गुजराती लोग करता था। जो सूती का व्यापार जो था दोस्तों, जिसको डच लोग करता था, यानी कि नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी के लोग करता था। और जो रत्न का था वो कौन करता था, वो बड़ा सेट करता था गुजरात का। तो आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा था, मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापारी की सबसे प्रमुख वस्तु क्या थी। तो अंग्रेज सबसे प्रमुख व्यक्ति दोस्तों कौन था, सूती वस्त्र था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और सूती वस्त्र दोस्तों पूछेगा किससे बनता है, तो ये बनता है कपास से। क्या बनता है, कपास से। और कपास का उत्पादन सर्वाधिक पूछेगा किस मिट्टी में होता है, तो आपको बताना है कि काली मिट्टी में होता है। किस मिट्टी में होता है,
काली मिट्टी में होता है, इसलिए हम लोग काली मिट्टी को हम लोग कहते हैं कपासी मिट्टी या स्वतः जुताई वाली मृदा या रेंगुर मृदा इत्यादि नाम से हम लोग किस मिट्टी को जानते हैं। तो इत्यादि नाम से हम लोग किस मिट्टी के नाम से जानते हैं, तो हम लोग काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, लीना हो गया, ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव है। दरअसल कूटपात क्या होता है आप समझिए, हम भोजन जो खाते हैं मुंह के द्वारा खाते हैं, लेकिन जो अमीबा जो है, अमीबा भोजन किसके द्वारा खाता है, तो ये कूटपात विधि द्वारा खाता है। जनरली इसके मुंह को ही हम लोग क्या कहते हैं, कूटपात कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। कहने का मतलब अमीबा का आकार बनाना बड़ा आसान है, किसी प्रकार के स्नो कर दीजिए और ये अमीबा है, अगर यहाँ पर इसका खाना है तो ये ऐसे करके बढ़ के आएगा, खाना को से अपने अंदर में ले लेगा, इसी विधि को हम लोग कहते हैं कूटपात। चलिए 31 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, ऑक्सिन है। हम लोग जानते हैं ऑक्सिन एक हार्मोन है और ये पादप हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, ये पादप हार्मोन है, आप एक बात याद रख लीजिएगा, इसलिए इसका ऑप्शन एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये पौधे को वृद्धि करने वाला हार्मोन है, ये भी बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का काम होता है ऊर्जा प्राप्त करना, क्या होता है, ऊर्जा देना। अच्छा पूछेगा कि ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसको लेते ही हमको इंस्टेंट ऊर्जा मिल जाता है। इसलिए आपने खिलाड़ी सबको देखा होगा, जो एथलीट सब होता है, जो दौड़ने वाला होता है, जो क्रिकेटर होता है, मैदान में उसको क्या देता है, ड्रिंक्स देता है पीने के लिए, उसमें क्या मिला रहता है, कार्बोहाइड्रेट मिला रहता है। वो पूछ लिया जाता है खिलाड़ी को कौन सा कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ता है, तो आपको बताना है कार्बन मोनोसेकेराइड, कार्बन मोनोसेकेराइड, जिसको पीने के बाद इंस्टेंट एनर्जी देता है। चलिए 32 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, वो है लीवर है। दूसरी सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अगर पूछे शरीर का कौन सा है, अगर शरीर का पूछेगा सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि, तो आपको बताना है कि अग्नाशय है। यहाँ पर पूछा है कि सबसे बड़ी ग्रंथि, तो क्या हो जाएगा, यकृत यानी लीवर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, तो ये दो चीज से मिलकर बना होता है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि, एक बहिर्स्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलती है। पूछेगा कि अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है, आपको बताना है इंसुलिन हार्मोन निकलता है। कौन सा, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इसकी कमी से पूछे कौन सा रोग होता है, तो डायबिटीज होता है। डायबिटीज को हम लोग कहते हैं धीमी मौत, धीरे धीरे इंसान क्या होता है, मौत का करीब चला जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 32 नंबर का हो गया। 33 नंबर का, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो मुकुलन द्वारा किसमें होता है, तो ये होता है ईस्ट में होता है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, मच्छर के डंक में क्या पाया जाता है, तो प्लाज्मोडियम पाया जाता है। चलिए ये भी मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 33 नंबर हो गया। 34 नंबर का, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। ये जो है समवित अंग है, मतलब कहने का मतलब दोनों में बराबर जो इसमें होता है वो इसमें भी होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, समवित अंग कहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है 35 नंबर का, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। चीन के विद्यार्थी से नो, चाइनीज वाला लक्षण नहीं हो तो अच्छा है, और चाइना और पाकिस्तान ये दो को लक्षण ना हो तो बहुत अच्छा है। ऑप्शन बी में है चिंपैंजी से, मकड़ी से, जीवाणुओं से। दोस्तों हम सब जानते हैं हम लोग का जो पूर्वज था वो बंदर था और चिंपैंजी, इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, चिंपैंजी से। अच्छा, मकड़ी के जाल में पूछेगा क्या पाया जाता है, तो मकड़ा अपने जाल से जो है, जो अपना जाल जो है अपना लार से बनाता है। किससे बनाता है, लार से बनाता है। पूछेगा उसमें क्या पाया जाता है, तो आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। किसके द्वारा बनाता है, तो कार्बोहाइड्रेट द्वारा बनता है, अपने लार से वो जाल बनाता है। अगर पूछेगा कि मकड़ा के पैर में, मकड़ा में टोटल कितना पैर है, तो आपको बताना है 6 पैर होता है। कितना पैर होता है, 6 पैर होता है। अच्छा, एक पैर में पूछेगा कितना घुटना होता है, तो 8 घुटना होता है। कितना घुटना होता है, 8 घुटना होता है। तो 8 पैर में 8 छक्के 48 घुटना होता है, किसमें, मकड़ा में। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो कौन सा है, लकड़ी नहीं, पानी ये भी नहीं, और सूर्य, हाँ सूर्य भी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सूर्य जो है हमको 24 घंटा देते रहता है। 24 घंटा क्या कहते हैं, ये प्रत्येक दिन हमको क्या क्या देता है, ऊर्जा हमको देता है। ऐसा नहीं है कि आज नहीं उगा तो 6 महीना बाद उगेगा, तो ये बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कोयला है, इसको एक बार यूज करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। शुरू में पूछेगा सर्वाधिक कौन सा गैस पाया जाता है, तो आपको बताना है कि हाइड्रोजन गैस पाया जाता है, ये भी बात बता सकते हैं आप। कोयला, अच्छा कोयला पूछेगा किस प्रकार का संसाधन है, तो बताना है कि अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन है मतलब इसको एक बार यूज़ करेंगे तो दोबारा हम
प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। पूछेगा कि भारत में सबसे पहले कोयला हमको कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो रानीगंज से प्राप्त हुआ था। रानीगंज कहाँ पड़ता है? तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि 37 नंबर का, हरे पौधे कहलाते हैं सभी स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। लेकिन ऑप्शन में तो स्वपोषी है नहीं, तो इसलिए हमको ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्पादक कहलाते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो जैव अनिम्नीकरणीय कागज नहीं, ये भी नहीं हो जाएगा। वहित मल, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं। ये DDT इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है, निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? मतलब इनमें से आपसे ढूंढना है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जल, ये भी प्राकृतिक संसाधन है। वायु भी प्रकृति के द्वारा ही मिलता है। मृदा, ये भी प्राकृतिक संसाधन है, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं होता है इंसान का। तो डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जीवधारी जो है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। चलिए हम लोग बताए थे मनुष्य भी एक संसाधन ही है। मनुष्य भी एक संसाधन है जो दूसरे संसाधन का उपयोग करता है। तो चलिए 39 नंबर का प्रश्न हो गया। 40 नंबर का प्रश्न है, यूरो 2 का संबंध है। आप याद रख लीजिएगा, यूरो 2 का जो संबंध है जल प्रदूषण से है। किससे है? जल प्रदूषण से है। इसलिए इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं एनोडीकरण। क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि लोहे पर जो हम लोग जस्ता लेपने का जो काम करते हैं, इसको हम संक्षारित से बचाने के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जस्तीकरण कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपको समझ में आ गया होगा एनोडीकरण और जस्तीकरण क्या है। 42वां का प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है। हम सब जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक है वो क्या होता है? वो यूनिट होता है। विद्युत ऊर्जा यानी कि हम लोग कहते हैं, किसको कहते हैं? विद्युत धारा को कहते हैं। किसको कहते हैं? विद्युत धारा, यानी कि बिजली को, घर में जो बिजली होता है, कहता है ना इतना यूनिट बिल आया है, उतना यूनिट बिल आया है। तो हम लोग व्यापारिक ऊर्जा है नहीं ये, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 43 नंबर का प्रश्न है, समान नेत्र के लिए दूर बिंदु है। अगर यही क्वेश्चन रहता कि समान नेत्र जो है समान दूरी, कितना दूरी को स्पष्ट देख सकता है, तब होता है आपका 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर पूछ रहा है कि समान नेत्र के लिए दूर बिंदु है, तब आपको लगाना है ऑप्शन डी, अनंत लगाना है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 44वां नंबर का प्रश्न है, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच जो मैक्सिमम आबंध बनते हैं वो कितने बनते हैं? एक ही आबंध बनते हैं। ये बात आप याद रख लीजिएगा, एक ही बॉन्ड बनता है। चलिए 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित यानी कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? अब यहाँ पर देखिए भैया, आपको बढ़िया से चेक इन करना पड़ेगा। देखिए आहार श्रृंखला क्या होता है। देखिए घास गेहूँ तथा आम, नहीं ये भी बिल्कुल नहीं होगा। घास, बकरी तथा मानव, हाँ घास को खाएगा बकरी, और बकरी खस्सी को कौन खाता है? मनुष्य खाता है। तो ये आहार श्रृंखला का दिख रहा है। चलिए और भी चेक करते हैं। बकरी, गाय, हाथी, नहीं गाय तो बकरी को कभी नहीं खा पाएगा, और गाय को हाथी भी गाय को नहीं खाता है, तो ये भी गलत है। हाँ घास, मछली और बकरी को घास खा जाएगा, हाँ लेकिन बकरी मछली खाता है? नहीं खाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। घास, बकरी तथा मानव। घास, बकरी, यानी घास को कौन खाएगा? बकरी खाएगा, और बकरी को कौन खाएगा? इंसान खाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कौन अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? अच्छा, नहीं करता कौन है? तो अग्नाशय करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिर्स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य कौन करता है? ये अग्नाशय करता है। पूछा कि नहीं करता है, पीयूष ग्रंथि भी करता है, इसमें वृषण भी करता है, लेकिन अंडाशय नहीं करता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 47 नंबर का प्रश्न है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कार्बन यौगिक कौन सा है? तो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, C2H4। चलिए 48 नंबर का प्रश्न है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहन का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं किसी भी वाहन में हम लोग पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और उत्तल दर्पण दूर का वस्तु का प्रतिबिंब नज़दीक में बनाता है। कैसा बनाता है? दूर का वस्तु का प्रतिबिंब नज़दीक में बनाता है। इसलिए इसका ऑप्शन से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। और मैं हर रोज़ आपके लिए वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, 1-2 वीडियो तो
फाइनली है कि मैं अपलोड कर ही देता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप सर्च कीजिए इतिहास की दुनिया 99। यह चैनल बहुत जल्दी BSSC का भी, बिहार BSSC का भी तैयारी करवाएगा। आप तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों के लिए अभी सर्वाधिक ज़रूरी क्या है। अभी DLED का एग्जाम पूरा हुआ है, इसलिए मैं DLED का करवा रहा हूँ। आगे जैसे जैसे जो सब्जेक्ट जिसका एग्जाम होगा मैं उन सब का भी सोल्यूशन करवाते रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।